ये कहानी है रॉय की, जो एक ही दिन को बार बार जी रहा है और इस दिन को वो इतनी बार जी चुका है कि वो पहले से ही जानता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसकी सुबह एक हेलीकॉप्टर में एक आदमी के मशीन गन फायर करने से होती है, जिसे रॉय एक चाकू फेंक कर मार देता है। उसके बाद रॉय अपने एक्स वाइफ की फोटो को निहारने लगा और ब्लास्ट होने से पहले खिड़की से कूदकर ट्रक पर लैंड कर गया। लेकिन रॉय हर बार ट्रक पे लैंड नहीं करता, कभी ट्रक के आगे भी लैंड करता है। उसके बाद रॉय एक आदमी से उसकी कार छीनता है और वो चिल्लाता, कोई बचाओ, ये गाड़ी छीन रहा है मेरा ये आदमी। और वहां से जल्दी निकलने के चक्कर में वो गाड़ी तेज भगाता है और ये हुआ। और इसके बाद लिखा आता है अटेम्प्ट 79। मतलब कि रॉय इस दिन को 79 बार जी चुका है। रॉय ये बात तो जान चुका है कि कोई तो उसे मारना चाहता है, मगर क्यों ये रॉय को नहीं पता। कभी कुछ लोग उसे गोली मार देते या फिर एक बौना उसे बम से उड़ा देता। और वहीं गोआनिन नाम की एक तलवारबाज लड़की उसका सर उड़ाने से पहले अपना नाम बताती थी और उसका एक हमशक्ल भी रॉय की जान के पीछे पड़ा था। और रॉय को यह भरोसा था उसकी एक्स वाइफ जेमा उसके सभी सवालों का जवाब दे सकती है। वो जेमा को कॉल लगाता है पर वो उसका बॉस वेंटर उठा लेता है, जिसके पीछे बहुत ही भड़कीली सी मशीन थी, जिसने जेमा को बताया कि उसकी कल रात को ही एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। मतलब कि टाइम लूप शुरू होने से पहले ही जेमा मर चुकी थी। ये सुनकर वो बहुत हताश हो गया, लेकिन इसके पीछे ये लोग उसे दुख भी ठीक से नहीं मनाने देते। हर रोज की तरह रॉय अपनी गाड़ी तेज भगाकर अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उसके ऊपर हमला करने वाली औरतों से उसने ग्रेनेड लॉन्चर छीन लिया और उन्हीं के हथियार से उनको उड़ा दिया। उनको उड़ाने के बाद रॉय अपने एक फेवरेट कैफे में पहुंचा और अपनी पेट पूजा करने लगा। फिर मुलाकात होती है डेव की, जो एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है, और वहीं पे डाई फेंग नाम की एक फेमस तलवारबाज भी मौजूद थी। शराब पीते पीते रॉय ने नोटिस किया कि घड़ी में 12:47 हो चुके हैं और इतने में ही सब लोग इकट्ठा होकर रॉय को मारने आ गए और गोलियों से उसे भून दिया। इसके बाद हमें रॉय के टाइम लूप में जाने से पहले का दिन दिखाया जाता है, जो अपनी एक्स वाइफ की कंपनी में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जॉब के लिए रिज्यूम देने गया था। और फिर उसे पता चलता है सिक्योरिटी की जरूरत ऑफिस वालों को नहीं, जेमा की है। जेमा ने अचानक से रॉय के सर से कुछ बाल काट लिए। उसका व्यवहार अजीब सा लगा। उसने रॉय से पूछा क्या उसे भेजा हुआ जन्मदिन का तोहफा मिल गया था। जेमा रॉय के गले मिलकर उसके कान में कहा कि वो इस आयरिश वर्ड को याद रखे। और तभी 3 गार्ड्स वहां आ पहुंचे और उन्होंने रॉय को बाहर भेज दिया। उसके बाद जेमा के बॉस वेंटर ने उसे हड़काते हुए बोला कि वो जिस चीज पे काम कर रहे हैं वो एक टॉप सीक्रेट मिशन है और वो अपने पुराने आशिकों को ऐसे ही अंदर नहीं बुला सकती। रात में रॉय एक लड़की के साथ, जो कि एक डेंटिस्ट है, उसके साथ एक बार में बैठा था। और उसके बाथरूम में जाने के बाद बारटेंडर ने रॉय से कहा कि वो इस लड़की के साथ भले ही मौज मस्ती कितना हो कर ले, लेकिन उसकी आंखों में प्यार किसी और के लिए है। इतने में ही उसे जेमा का फोन आया, जो रॉय के बालों के सैंपल के साथ कुछ कर रही थी। उसने रॉय से कहा कि उसे उसकी मदद चाहिए, जिसमें वो सबसे अच्छा है। ये बोलकर जेमा मशीन की तरफ जाने लगती है, क्योंकि वेंटर और उसका सिक्योरिटी गार्ड सब कुछ सुन और देख रहे थे, जिसने जेमा को पकड़कर लाने का ऑर्डर दिया। अगले दिन जब रॉय उठा तो वो लूप शुरू हो चुका था। उसने जेमा के कहे मुताबिक उसका दिया हुआ जन्मदिन का तोहफा ढूंढा। वो आइसेट एंड ओसारिस नाम की एक किताब थी। इससे पहले कि वो उसे पढ़ पाता, हेलीकॉप्टर में बैठे मशीन गन वाले भैया आए और रॉय की गेम कर दी। लेकिन अब रॉय की लाइफ चाइनीज फोन की तरह बार बार रिस्टार्ट पे जा रही थी। कभी कोई मार देता तो कभी कोई। फास्ट फॉरवर्ड करके हम सिर्फ वर्तमान में पहुंचे। कातिलों से बचते बचाते हुए जेमा की किताब को लेकर एक अंडरग्राउंड गेमिंग में चला गया। किताब को पढ़ने के बाद उसे पता चला कि आइसेट ओसारिस नाम की एक इजिप्शियन लीडर की एक पत्नी थी। किताब के आखिरी में एमा ने लिखा था कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। रॉय को इस किताब में कुछ भी काम का नहीं लगा। अचानक उसकी नजर अपने बेटे जो पे पड़ी, लेकिन जो को ये नहीं मालूम था कि रॉय ही उसका बाप है। हालांकि उसको अपने बेटे के साथ समय बिताकर अच्छा लग रहा था, तो उसने सोचा चलो इसे पिज्जा खिलाकर लाते हैं। बाहर निकलने के बाद रॉय ने नोटिस किया कि घड़ी में 12:50 हो गए थे और ये पहली बार था कि रॉय इतनी देर तक जिंदा रहा। और तभी वहां पे कातिलों की गैंग आदम की, जिसके बाद रॉय सोचता है कि वो इतनी देर तक जिंदा इसलिए था क्योंकि वो अंडरग्राउंड गेमिंग में बैठा था, जिससे वहां पे कोई उसे ट्रैक नहीं कर सकता था। रॉय ने बेटे को गोलियों से बचाया और उसे आखिरी सांसें भरते हुए कहा कि वही उसका पिता है। डर के साथ साथ उसे आखिरी लम्हों में अपने बेटे की आंखों में उसके लिए प्यार दिखा। लूप के फिर शुरू होने पर वो एक नए जोश के साथ उठा। सुबह उठते ही उसने उस आदमी से पूछा कि उसने ट्रैकर कहाँ लगाया है। रॉय कैसे भी वो ट्रैकिंग डिवाइस ढूंढना चाहता था। वो अपने फेवरेट कैफे के वॉशरूम में गया और उन्हें बॉडी और कपड़ों में ट्रैकिंग डिवाइस को ढूंढने लगा।
मगर बहुत ढूंढने पर भी उसे कुछ मिला नहीं। और रॉय को फिर सिक्योरिटी ऑफिसर डेव की याद आई, जो उस समय नूडल शॉप में मौजूद था। उसने डेव से पूछा अगर किसी की बॉडी में उसे ट्रैकिंग डिवाइस फिट करना हो तो वो कहाँ करेगा। जिसके बाद डेव ने कहा कि किसी के अंदर ट्रैकर छुपाने की सबसे बढ़िया जगह है कि किसी के दांत में लगा दो। जिसके बाद रॉय डेव को बाथरूम में ले जाकर पागलों की तरह अपनी दांत उखाड़ने लगा और किस्मत से ही दूसरे दांत के अंदर ट्रैकर मिल गया। और तभी वहाँ हमशक्ल रॉय आया और उसे गोली मार दी। अगले अटेम्प्ट में जाकर रॉय ने सबसे पहले बाथरूम में जाकर उस ट्रैकिंग डिवाइस को निकाला। उसने ट्रैकर की मदद से एक एक करके सभी गैंग मेंबर को ठिकाने लगा दिया। तभी उनमें से एक के मोबाइल पर ब्रेट का कॉल आया और ब्रेट ने रॉय को चैलेंज किया, अगर अपनी माँ का दूध पिया तो सामने आ। अपने रॉय भैया किसी से नहीं डरने वाले, वो सीधे लैब की तरफ निकल गए। पहले ही अटेम्प्ट में उसने गाड़ी दीवार में ठोक दी और ब्रेट के साथों मारा गया। और इसके बाद भाई ने अगले अटेम्प्ट में गाड़ी उड़ाकर सीधे लैब में एंट्री मारी। और जब गोलियां बरसाते हुए गार्ड ड्राई की गाड़ी के पास पहुंचे तो पता चलता है कि वो तो बस उसका एक जाल था। गार्ड के पास पहुंचते ही उसने गाड़ी में रखे एक्सप्लोसिव फोड़ दिए। उसने हमशक्ल रॉय को ठिकाने लगाकर उसका सिक्योरिटी बैच भी वापस ले लिया। पहले तो उसका सिक्योरिटी बैच काम भी नहीं करता है। और बाहर जब उसने जुगाड़ से लिफ्ट खोल भी ली तो ब्रेट और उसके आदमी गश्त लगाए बैठे थे। फिर उसने खुद को गोली मारकर दोबारा से ट्राई करने का फैसला किया। उसके अगले अटेम्प्ट में वो पहले से ही जानता था कि उसके लिफ्ट खुलने पर वो उसका इंतजार कर रहे होंगे और वो साइड से गया और उन सबको खत्म कर दिया। आगे चलकर उसका सामना गुआन येन से हुआ, जो कि बहुत ही खतरनाक तलवारबाज है। लेकिन रॉय के पास तो बंदूक है, लेकिन जब उसने ट्रिगर दबाया तो पता चला कि बंदूक खाली थी और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में रॉय भैया पेल दिए गए। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो गुआन येन से नहीं जीत पाता और वो हर बार उसे एक ही बार में खत्म कर देती। एक अटेम्प्ट में वेंडर ने उसे जिंदा पकड़ लिया और उसे मारने से पहले अपने टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगा। दरअसल जो मशीन हमने देखी थी उसका नाम है ओसाइरिस स्पिंडर और उसमें ताकत है इतिहास को बदलने की। असलियत में जो भी उसके साथ ये हो रहा था उसकी वजह ये मशीन ही थी। जेमा ने बिना रॉय के भनक लगे हुए उसकी बालों के मदद से उसके डीएनए को मशीन में डाल दिया था और ये बात साफ थी कि इसका वेंडर को कोई आइडिया नहीं था। तो फिर वो ये रॉय को ये सब क्यों ही बताता। उसने जेमा की जन्मदिन पे दी हुई किताब को फिर से पढ़ा और वो समझ गया कि जब तक उसका डीएनए मशीन में मौजूद है उसे कोई नहीं मार सकता। और उसे ये भी समझ में आया कि जेमा उस पर कितना भरोसा करती थी। वो जोश से भर उठा, लेकिन उसके अभी भी रास्ते में गुआन येन थी। उससे लड़ने के बजाय वो अगले अटेम्प्ट में नूडल कैफे में जाकर लेजेंडरी तलवारबाज डाई फैंग से मिला। उसने डाई फैंग से तलवारबाजी सिखाने के लिए कहा, लेकिन वो तो सिर्फ एक ही दिन के लिए वहाँ आई थी। रॉय फट से मान गया कि एक दिन बहुत है उसके लिए। वो हर रोज डाई फैंग के पास जाता और उसे तलवारबाजी सिखाने की बात करता। वो धीरे धीरे बेहतर होता गया और 174 अटेम्प्ट में वो तैयार हो गया। इसके बाद वो गुआन येन से लड़ने पहुंचा। उसने बंदूक अपनी जमीन पर रखी और पास के दीवार से एक तलवार उठा ली। उसने लाजवाब तलवारबाजी से गुआन येन को खत्म कर दिया। ब्रेट और वेंटर भी तभी आ गए। वो ब्रेट के माथे में तलवार घुसा दिया। जैसे ही वेंटर ब्रेट की बंदूक उठाने गया, रॉय उससे पहले उसे पहुंचकर रोक दिया। वेंटर को शक हुआ, एक आदमी इतने सारे लोगों को कैसे मार सकता है। वे लगता है वेंटर साउथ की फिल्में नहीं देखता है। फिर वो समझ गया जेमा ने उसे मशीन के इस्तेमाल से एक टाइम लूप में डाल दिया है। वेंटर ने रॉय को बताया कि जब वह यहाँ आकर गुंडों से लड़ रहा था तो उसने उसके बेटे को मारने का बंदोबस्त कर दिया था। इसके सुनते ही रॉय जो के पास पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि वो पहले ही मर चुका है। अपने बेटे की मौत देखने के बाद रॉय अपनी सारी उम्मीद खो चुका था। वो जानबूझकर हत्यारों को अपने आप को मारने देता और फिर उसने सोचा कि बस बहुत हुआ, जब ये दिन बार बार चलना ही है तो क्यों ना उसे अपने बेटे के साथ बिताया जाए। जिसके बाद रॉय हर दिन अपने बेटे के साथ बिताने लगा और शाम होते हुए ही सब खत्म हो जाता था। एक दिन जो ने उसे बताया कि सुबह उसकी माँ का कॉल आया था, जिसे जेमा ने समझाते हुए कहा था चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो वो रॉय से बात कर सकता है। ये बात कंफर्म करने के लिए रॉय ने जो से उसका फोन लिया और यह बात कंफर्म हो गई कि एमा सुबह जिंदा थी और उसके पास अब भी मौका है उसे बचाने का। और सुबह उठते ही रॉय ब्रेट और वेंटर को जल्दी से जल्दी मारकर कैमरा रूम में गया। उसके बाद वो देखता है कि सुबह जब वो उठता है उसके 15 मिनट बाद तक जेमा जिंदा थी। ये देखते ही वो उसने खुद को गोली मार दी ताकि वो जल्दी से लूप रीसेट करके जेमा को बचा सके। अगली सुबह उठकर उसने सबसे पहले हेलीकॉप्टर पर ही छलांग लगा दी। मशीन गन भैया को मारने के बाद रॉय ने पायलट को बंदी बनाया और लैब की तरफ उड़ चला। रॉय ने सभी गुंडों को रॉकी भैया की स्टाइल में सभी को मशीन गन से उड़ा दिया। वो जल्दी से उस जगह पहुंच गया जहां पे जेमा मरने वाली थी। एन मौके पर उसने एंट्री मारकर वेंडर और ब्रेट का खेल खत्म कर दिया। आखिरकार उसने जेमा को बचा लिया और उन दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार किया। आखिरी सीन में रॉय स्पेंडल की तरफ गया जिसमें जाने के बाद उसका टाइम लूप टूट जाएगा।